नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम कहानी पर आधारित शिक्षा के भाग 5 के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी आधारित शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा की आधारशिला है, जो गुरुकुल प्रणाली और पारिवारिक परंपराओं के ताने-बाने में गहराई से बुनी हुई थी। गुरुकुल प्रणाली में गुरु जटिल दार्शनिक अवधारणाओं और नैतिक सिद्धांतों को समझाने के लिए कहानियों का उपयोग करते थे। वे छात्रों को कहानी पर चर्चा करने और चिंतन में शामिल करते थे, जिससे आलोचनात्मक सोच और नैतिक तर्क को बढ़ावा मिलता था। दादा दादी, नाना नानी और माता पिता ने कहानियों के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों और पारिवारिक इतिहास को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम पहली कहानी की चर्चा करेंगे। शीर्षक है मेयोनीज जार। एक प्रोफेसर अपनी फिलॉसफी की कक्षा में छात्रों को सामने खड़े थे। उनके सामने कुछ चीजें रखी थी। जब कक्षा शुरू हुई तो उन्होंने चुपचाप एक बहुत बड़ा और खाली मेयोनीज जार उठाया और उसे गोल्फ की गेंदों से भरना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है। छात्र सहमत हुए कि हाँ, ये भर गया है। फिर प्रोफेसर ने कंकड़ों का एक डिब्बा उठाया और उन्होंने जार में डाल दिया। जार को हल्के से हिलाया। कंकड़ गोल्फ की गेंदों के बीच में से खुले क्षेत्रों में लुढ़क गए। उसने फिर से छात्रों से पूछा, क्यों, जार भर गया है? वे सहमत हो गए कि हाँ, ये भरा हुआ है। प्रोफेसर ने फिर रेत का एक डिब्बा उठाया, उसे जार में डाल दिया। बेशक रेत ने हर खाली जगह को भर दिया। उन्होंने एक बार फिर पूछा कि क्या जार भर दिया है? छात्रों ने सहमत होकर जवाब दिया, एक मत से, कि हाँ, भर गया है। फिर प्रोफेसर ने टेबल के नीचे से 2 कप कॉफी निकाली और पूरी कॉफी जार में डाल दी। छात्र हंस पड़े। जब हंसी कम हुई तो प्रोफेसर ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि आप पहचानें कि ये जार आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। गोल्फ की गेंदें महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि ईश्वर, परिवार, बच्चे, स्वास्थ्य, दोस्त और आपका पैशन। ये वो प्रमुख बातें हैं जो आपके जीवन को सुख से भर देंगी। कंकड़ अन्य चीजें हैं जो जीवन में मायने तो रखती हैं, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे आपकी नौकरी, घर, कार, मकान आदि। रेत बाकी सब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। अगर आप पहले जार में रेत डालते हैं तो कंकड़ या गोल्फ की गेंदों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप सारा समय छोटी छोटी महत्वहीन चीजों पर खर्च करते रहते हैं तो आपके पास महत्वपूर्ण चीजों के लिए कभी समय और एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए उन चीजों पर ध्यान दें जो आपकी खुशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके साथ खेल खेलें। हेल्थ चेक के लिए समय निकालें। अपने पार्टनर को समय समय पर डिनर पर ले जाएं। घर की चीजों को ठीक करने और घर की सफाई करने के लिए
हमेशा समय निकालें। सबसे पहले गोल्फ की गेंदों का ख्याल रखें। वे चीजें जो जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें, बाकी सब तो सिर्फ रेत है। एक छात्रा ने हाथ उठाया और पूछा कि सर, कॉफी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? प्रोफेसर मुस्कुराए और कहा कि मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। ये आपको दिखाता है कि आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, किसी दोस्त के साथ कॉफी पीने के लिए हमेशा समय होता है। कृपया इसे अन्य गोल्फ बॉल्स के साथ शेयर करें, जैसा कि मैंने अभी अभी किया है। अब मैं दूसरी कहानी के विषय में चर्चा करूंगा। टाइटल है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अगस्त का महीना है। फ्रांस के साउथ में एक छोटे से शहर में छुट्टियों का मौसम चल रहा है और पूरे जोश में चल रहा है। बाहर बारिश हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा कारोबार नहीं हो रहा है। वहां उस छोटे से शहर में हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। सौभाग्य से एक अमीर रूसी पर्यटक एक छोटे से लोकल होटल में पहुंचता है और रिसेप्शन में रिपोर्ट करता है। वो एक कमरा देखने के लिए कहता, मुझे कमरा चाहिए एक, और रिसेप्शन काउंटर पर 100 यूरो का नोट रख देता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक कमरे की चाबी देता है। वो दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे का निरीक्षण करने के लिए चला जाता है। होटल का मालिक जल्दी से 100 यूरो का नोट लेता है और अपने मीट सप्लायर के पास जाता है, जिसे उसने 100 यूरो देने हैं। कसाई पैसे ले लेता है और अपने होलसेलर के पास अपना कर्ज चुकाने के लिए दौड़ पड़ता है। होलसेलर फिर किसान के पास 100 यूरो का भुगतान करने के लिए जाता है, जिससे उसने कुछ माल पहले उधार में खरीदा था। किसान खुशी खुशी लोकल बढ़ई को 100 यूरो का नोट देता है, जिससे उसने अपनी सर्विसेज उधार पर ली थी। बढ़ई जल्दी से होटल जाता है, क्योंकि उसने अपने मेहमानों को टिकाने के लिए कमरे उधार पर लिए थे और उसे होटल में 100 रुपए किराए के जमा करने थे। होटल का मालिक को वो 100 रुपए का भुगतान करता, 100 यूरो का भुगतान करता है। उसी समय अमीर रूसी रिसेप्शन पर आता है और होटल के मालिक को सूचित करता है कि उसने कमरा देखा पर कमरा पसंद नहीं आया, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और अपने 100 यूरो वापस ले लेता है और चला जाता है। इस प्रोसेस में किसी भी आदमी को कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई, किसी को कोई इनकम भी नहीं हुई, लेकिन अब किसी का कोई ऋण भी बाकी नहीं था। सबने अपना कर्ज चुका दिया है। क्या यह प्रक्रिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का सलूशन है, या कहीं कोई चाल या गड़बड़ इसमें हो सकती है? अब मैं तीसरी कहानी के बारे में चर्चा करूंगा। टाइटल है होल्डिंग द ग्लास। एक प्रोफेसर ने अपनी कक्षा की शुरुआत में एक ग्लास लिया जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। उन्होंने इसे सभी को दिखाने के लिए ऊपर उठाया और एक छात्र से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना पानी है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम। छात्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, बताने के लिए मुझे इसका वजन करना पड़ेगा।
प्रोफेसर ने कहा, ओके ओके, अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? छात्र ने कहा कि आपकी बाहों में दर्द होने लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं, प्रोफेसर बोला। अगर मैं इसे 1 दिन तक पकड़ा रहूं तो क्या होगा? छात्र ने कहा कि आपकी बांह सुन्न हो सकती है और आपकी मसल में टेंशन हो जाएगा। छात्र ने फिर पूछा, तो फिर दर्द को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? छात्र ने कहा कि गिलास को नीचे रख दें। प्रोफेसर ने कहा, बहुत शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जीवन की समस्याएं बस ऐसे ही होती हैं। इसे केवल कुछ मिनटों तक अपने दिमाग में रखें तो वो ठीक लगती हैं। उसके बारे में लंबे समय तक सोचें तो वे दर्द करने लगती हैं। और इसे और भी लंबे समय तक अगर दिमाग में रखें तो दिमाग को पैरालाइज कर देती हैं। फिर आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते। अपने जीवन की चुनौतियों और समस्याओं को बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर दिन के अंत में सोने से पहले उन्हें नीचे रख दें। इसलिए जब आप आज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो गिलास को नीचे रखना याद रखें। अब हम अगली कहानी पे चर्चा करेंगे। शीर्षक है चींटी और टिड्डा। चींटी पूरी गर्मी में कड़ी मेहनत करती है, अपना घर बनाती है और सर्दियों के लिए अपने घर में सामान जुटाती रहती है। टिड्डा सोचता है कि चींटी महामूर्ख है और वो गर्मियों में हंसता रहता है, खेलता है, नाचता रहता है। सर्दी आने पर चींटी का घर गर्म रहता है और बचाए हुए सामान से, भोजन से वो अच्छी तरह तृप्त रहती है। उसे भूख की कोई समस्या नहीं होती। पर टिड्डे के पास कोई भोजन या आश्रय नहीं रहता, इसलिए वो ठंड में मर जाता है। ये तो है मूल कहानी। अब इसका मॉडर्न वर्जन क्या है, आधुनिक संस्करण क्या है? कि चींटी पूरी गर्मी में कड़ी मेहनत करती है, अपना घर बनाती है, सर्दियों के लिए अपने घर में सामग्री जुटाती है। टिड्डा सोचता है कि चींटी मूर्ख है, गर्मियों में वो हंसता है, नाचता है, खेलता रहता है। सर्दी आने पर कांपता हुआ टिड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वो जानना चाहता है कि सर्दियों में चींटियों को गर्म रहने और भोजन से अच्छी तरह तृप्त हो जाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, जबकि अन्य लोग ठंड और भूख से मर रहे हैं। टीवी चैनल कांपते हुए टिड्डे की तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बगल में चींटी का वीडियो भी दिखाते हैं, जो अपने आरामदायक घर में है और खाने से भरी हुई मेज पर बैठी है। दुनिया में इसका तीव्र विरोध होता है। पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है इस विरोधाभास से। ये कैसे हो सकता है कि इस बेचारे टिड्डे को कष्ट सहने दिया जाए? लेफ्ट लिबरल्स ने चींटी के घर के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अर्बन नक्सल्स ने टिड्डों के साथ मिलकर भूख हड़ताल की और मांग की कि टिड्डों को भी सर्दियों में गर्म जलवायु वाले स्थानों पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस ने टिड्डे के मौलिक अधिकारों को पालन न करने के लिए भारतीय सरकार की गंभीर आलोचना की। इंटरनेट ऑनलाइन पिटीशन से भर गया, जिसमें टिड्डे को समर्थन देने की मांग की गई। कई पिटीशंस में तत्काल समर्थन देने के लिए एवर लास्टिंग पीस का वादा किया गया, जबकि नॉन कंप्लायंस पर
बताया गया कि आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। विपक्षी सांसदों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वामपक्षी दलों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हुए वेस्ट बंगाल और केरल में भारत बंद का आह्वान किया। केरल में सीपीएम ने चींटियों को गर्मी में कड़ी मेहनत से रोकने के लिए झटपट एक कानून बना दिया ताकि चींटियों और टिड्डों के बीच गरीबी में समानता लाई जा सके। रेल मंत्री लालू जी ने भारतीय रेल के डिब्बों में टिड्डों के लिए निःशुल्क कोच आवंटित कर दिए, फ्री कोच आवंटित कर दिए और इसका नाम टिड्डी रथ दिया। अंत में जुडिशियल कमेटी बैठाई गई जिसने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट ग्रास होपर एक्ट पोटागा का मसौदा तैयार किया जो सर्दियों की शुरुआत से एप्लीकेबल होगा। डीएम के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में टिड्डों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। चींटी पर पोगाटा एक्ट का पालन करने में विफल रहने और अपने पुराने करों का भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होने के कारण जुर्माना लगा दिया गया। सरकार द्वारा चींटी के घर को जब्त कर लिया गया और टीवी चैनलों द्वारा कवर किए गए एक समारोह में वो मकान टिड्डे को सौंप दिए गए। वामपंथी उदारवादी इसे न्याय की जीत कहने लगे। लालू जी ने इसे समाजवादी न्याय बताया। सीपीएम इसे दलितों का क्रांतिकारी पुनरुत्थान कहने लगे। यूएन के महासचिव टिड्डे को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने लगे। कई साल बाद चींटी अमेरिका चली गई। वहां उसने सिलिकॉन वैली में एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना ली। आरक्षण के बावजूद भारत में कहीं न कहीं सैकड़ों टिड्डे भूख से मरने लगे। बहुत सारी मेहनती चींटियों को खोने और टिड्डों को खिलाने के कारण भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले मंगलवार को हम फिर मिलेंगे। एडवेंचर के अगले एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एडवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।